जिंदगी में हर इंसान किसी न किसी मोड़ पर अटक जाता है। कभी टूटा हुआ रिश्ता, कभी अधूरा सपना, कभी नौकरी का दबाव, कभी बीमारी, तो कभी अपनों का साथ छूट जाना। उस वक्त लगता है जैसे रास्ता ही खत्म हो गया हो, लेकिन सच्चाई ये है कि रुकना जिंदगी का नियम नहीं है। जिंदगी का असली नाम है आगे बढ़ना, मूव ऑन करना। आज मैं आपके लिए 5 सच्ची कहानियां लेकर आई। 5 लोग, 5 दर्द और 5 हिम्मत की मिसाइलें, जिन्होंने अपने जख्मों को ताकत बनाए और अपनी गिरावट को उड़ा। ये कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं है, ये आईना है जो हमें दिखाती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन हो, इंसान फिर से जीना सीख सकता है। तो आइए इन 5 कहानियों के साथ हम भी सीखें जिंदगी को थामना नहीं बल्कि आगे बढ़ना, मूव ऑन करना। कोलांडोर की बर्फीली वादियों और अमेरिका के नीले आसमान के नीचे पैदा हुआ था एक बच्चा। नाम था एरन। जन्म 27 अक्टूबर 1975 को मेरियन में हुआ था, लेकिन उसका बचपन ज़्यादातर बड़ा हुआ और डेनवर और लिटलन के कोलांडरो की ऊंची पहाड़ियों में। बचपन से ही उसे प्रकृति से एक गहरा रिश्ता महसूस होता था। जब दूसरे बच्चे खिलौने और कार्टून में खोए रहते, एरन अपने माता पिता के साथ रॉकी माउंटेन की ट्रिप्स में सबसे ज़्यादा खुश रहता। उसके पिता उसे अक्सर कैपिंग, ट्रैपिंग और स्कीपिंग पर ले जाते। माँ उसे समझाती, प्रकृति से दोस्ती करना सीखो, ये तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। धीरे धीरे एरन की दुनिया किताबों, वीडियो गेम्स या पार्टीज में नहीं रही। उसकी दुनिया बनी पर्वतों, चट्टानों और खुले आसमान की ऊंचाई। वह कहता था, मैं खुद को तभी जिंदा महसूस करता हूँ जब मेरे पैरों के नीचे पहाड़ और सिर के ऊपर खुला आसमान होता है। स्कूल और कॉलेज में एरन एक होशियार छात्र था। उसने कॉर्नेल मेलोन यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग और फ्रांस में डिग्री ली। पढ़ाई के बाद उसे अमेरिका की जानी मानी कंपनी इंटेल में नौकरी भी मिली। अच्छी सैलरी, सुरक्षित भविष्य, सब कुछ था। लेकिन एरन की आत्मा को यह सब संतुष्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं बैठकर कंप्यूटर पर काम करते करते उसे लगता था जैसे वह किसी कैद में है। उसका मन बार बार कहता, मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं बना हूँ। मेरी जिंदगी तो वहाँ है, ऊंचाई पर, चट्टानों पर, बर्फ में, तूफानों के बीच। आखिरकार उसने साहसिक निर्णय लिया, नौकरी छोड़ दी। परिवार और दोस्तों ने समझाया, रोका, कहा ये पागलपन है, इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर तो चट्टानों के बीच भागेगा। लेकिन एरन ने दिल की सुनी। उसने तय किया कि वह अपनी जिंदगी को एडवेंचर और माउंटेनिंग को समर्पित करेगा। एरन सिर्फ पर्वतारोही नहीं था, वो सोलो कैरेबियन बनना चाहता था, यानी बिना किसी टीम, बिना किसी साथी के अकेले खतरनाक जगहों पर जाना। लोग कहते थे, एरन अकेले जाना बहुत खतरनाक है, जरा सी गलती मौत बन सकती है। लेकिन एरन जवाब देता, मैं अकेले इसलिए जाता हूँ क्योंकि वही मुझे अपने असली रूप से मुलाकात होती है। 2002 तक उसने सैकड़ों चढ़ाइयाँ की। वह अपनी डायरी में लिखता, जब मैं पहाड़ पर अकेला होता हूँ तब लगता है जैसे जिंदगी का असली मतलब समझ आ रहा हो। उसे लगता था कि वह अजेय है, अटूट है, कोई उसे रोक नहीं सकता। लेकिन जिंदगी को शायद यह मंजूर नहीं था। एरन अपने घर कोलांडोर से निकला। जगह थी ब्लू जोन कैनियन, यूटा। यह जगह दुनिया की सबसे खूबसूरत और खतरनाक में से एक है। संकरे अंधेरे रास्ते, ऊंची चट्टानें और बीच बीच में गहरी खाइयाँ। उस दिन एरन ने किसी को नहीं बताया कि वह कहाँ जा रहा है, ना कोई दोस्त, ना परिवार। उसके बैग में था रस्सी, चढ़ाई का सामान, पानी की बोतल, कुछ स्क्रैच, एक पॉकेट नाइफ, वीडियो कैमरा, बस इतनी ही। शाम के करीब 2:45 उन्होंने एक संकरी चट्टान से नीचे उतर रहा था। तभी ऊपर से एक 800 पाउंड की चट्टान खिसकी और उसके दाएं हाथ पर गिर गई। वह चिल्लाया, पूरा हाथ कोहनी से नीचे चट्टान और दीवार के बीच बुरी तरह फंस गया। एरन ने कोशिश की, धक्का दिया, खींचा, रस्सी से उठाने की कोशिश की, लेकिन चट्टान हिली तक नहीं। वो फंस गया, अकेला। पहले दिन उसने सोचा शायद कोई आ जाएगा। वह मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन चारों तरफ सिर्फ चट्टानों की गूंज थी। रात हुई, ठंड बढ़ी। उसने हाथ को खींचा, दर्द से तड़प गया। दूसरे दिन पानी आधा बचा था, खाना कम था। उसने कैमरे पर खुद को रिकॉर्ड करना शुरू किया, अगर मैं यहाँ से निकल ना पाया तो यह मेरी आखिरी बातें होगी। माँ बाप, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तीसरा दिन, प्यास से होठ सूख गए। उसने अपना मूत्र पीना शुरू किया। उसके हाथ में धीरे धीरे खून जमने लगा, नसें सूजने लगी। चौथा दिन, उसने हर तरफ की कोशिश कर ली, चट्टान नहीं हिल रही थी, वह अब टूट रहा था। उसने फिर कैमरे पर कहा, अगर मैं यहाँ मर जाऊं तो यह मौत मेरी अपनी गलती होगी। मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं कहाँ हूँ।
5वां दिन अब शरीर जवाब दे रहा था। सूरज की रोशनी और ठंड के बीच उसका होश कमजोर होने लगा। तभी उसके भीतर एक विचार आया, अगर मुझे जीना है तो मुझे अपना हाथ काटना पड़ेगा। एरोन ने पहले भी सोचा था कि हाथ काटे, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेकिन अब मौत सामने थी। उसने पॉकेट नाइफ उठाई, पहले त्वचा काटी, फिर मांस। दर्द इतना था कि वह चीख पड़ा, लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा। सबसे कठिन था हड्डी। चाकू से संभव ही नहीं था, और उसने बना अपनी हड्डी को ही तोड़ दिया। 6 दिन बाद 1 मई 2003 को उसने अपना हाथ काट डाला। रगों से खून फूट पड़ा था, लेकिन उसने कपड़े और रस्सी से बांध लिया। वह अब आज़ाद था, कमजोर, लुहलुहान, लेकिन आज़ाद। एरन कैनियन से बाहर निकलने लगा। 40 फीट की दीवार उसने रस्सी से चढ़ी, एक हाथ से, फिर 8 मील, लगभग 13 किलोमीटर पैदल चलाए। प्यासा, घायल, आखिरकार उसे एक परिवार मिला जो वहां घूमने आया था। उन्होंने पानी दिया, रेस्क्यू टीम को बुलाया, हेलीकॉप्टर आया और एरोन को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर हैरान थे, इतना सब झेलकर पर जिंदा कैसे बचा। एरोन ने हाथ खोया, लेकिन जीवन पा लिया। उसने किताब लिखी, बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। उस पर फिल्म बनी। वह आज मोटिवेशनल स्पीकर है, हजारों लोगों को जीवन का पाठ पढ़ाता है। वह कहता है, मैंने अपना हाथ खोया लेकिन अपनी जिंदगी पाई। मौत ने मुझे सिखाया कि जीना क्या होता है। एरोन का जीवन हमें यही सिखाता है, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, इंसान का साहस चमत्कार कर सकता है। अपने डर और दर्द को पार किए बिना नया जीवन नहीं मिलता। हर गिरावट, हर चोट, हर संघर्ष हमें आगे बढ़ने का संदेश देती है। एरोन कहता है, मेरे पास अब एक हाथ है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज है जीने की वजह, और यही वजह मुझे आगे बढ़ाती है। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई चट्टान होती है, कभी दुख, कभी बीमारी, कभी गरीबी, कभी रिश्तों का टूटना। लेकिन याद रखो, अगर एरोन ने अपना हाथ काटकर जिंदगी को चुना है, तो आप भी अपनी चट्टानों से बाहर निकल सकते हो। बस एक निर्णय, एक साहस और एक विश्वास चाहिए। कभी हार मत मानो, हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, हमेशा मूव ऑन करो। संगीत हमेशा से मानव आत्मा की गहराइयों को छूने की ताकत रखता है। कुछ लोग संगीत को मनोरंजन के लिए अपनाते हैं, कुछ इसे शौक समझते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके लिए संगीत जीवन और मृत्यु के बीच की डोर बन जाता है। जॉर्डन ब्लू उन्हीं में से एक है। उनका जीवन इस बात का जीवित प्रमाण है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान अपने भीतर की आग को पहचान ले, तो वह राख से भी उठकर आकाश में उड़ सकता है। यह कहानी सिर्फ एक गायक की सफलता की नहीं है, यह कहानी मूव ऑन करने की, अतीत की टूटी हुई दीवार से बाहर निकलने की, एक नई इमारत खड़ी करने की, दर्द से ताकत बनाने की, और सबसे बढ़कर इंसानियत में उम्मीद बनाए रखने की है। जॉर्डन का जन्म अमेरिका के एक साधारण से परिवार में हुआ। उनका घर कोई अमीर या प्रतिष्ठित परिवार नहीं था। उनके माता पिता आम कामकाजी लोग थे जो रोज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत करते थे। घर में अक्सर पैसों की कमी रहती, लेकिन संगीत और प्यार की कमी कभी नहीं। बचपन से ही जॉर्डन के भीतर संगीत की एक अजीब सी ललक थी। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते, जॉर्डन खाली डब्बों से और लकड़ी के टुकड़ों को ढोल की तरह बजाते। माँ जब चर्च में प्रार्थना गाती, जॉर्डन उनकी आवाज़ में खो जाते। शायद तभी उनके भीतर यह बीज पड़ चुका था कि संगीत ही उनका रास्ता बनेगा। लेकिन बचपन जितना मीठा था, उतनी ही जल्दी हकीकत ने उनकी मासूमियत को तोड़ दिया। जॉर्डन का परिवार बहुत स्थिर नहीं था। माता पिता के बीच झगड़े आम थे। पिता अक्सर शराब के आदी हो जाते और घर में तनाव का माहौल बना देते। माँ चाहे जितनी भी मजबूत थी, लेकिन हालात के आगे कभी कभी टूट जाती। इन झगड़ों के बीच जॉर्डन बड़ा हुआ। जब बच्चा ये देखता है कि घर में सुरक्षा नहीं है, तो वह बाहर सहारा खोजता है। जॉर्डन ने भी यही किया। उन्होंने स्कूल में दोस्त बनाए, लेकिन ये दोस्त हमेशा सही दिशा में नहीं थे। 16 साल की उम्र में जॉर्डन एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए जहां कई युवा भटक जाते हैं। एक दोस्त ने उन्हें पहली बार नशा करने को दिया। बस एक बार आजमा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा, दोस्त ने कहा। जॉर्डन ने सोचा, क्यों नहीं, घर का दर्द भूलने का ये आसान तरीका लग रहा था। लेकिन वहीं एक बार धीरे धीरे आदत बन गया। आदत लत में बदल गई और लत ने उनकी जिंदगी को निगल लिया। नशे ने जॉर्डन में सब कुछ छीन लिया। उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया, परिवार से रिश्ते टूटने लगे। पैसे की कमी के कारण उन्हें सड़क पर सोना पड़ा। कई बार उन्होंने भूखे पेट रात बिताई। कई बार दोस्तों के घर
चरण ली, लेकिन वहाँ भी उन्हें बोझ समझा गया। एक समय ऐसा आया जब जॉर्डन आईने में खुद को पहचानना भी नहीं पा रहे थे। आंखें सूजी हुई, शरीर कमज़ोर और आत्मा बेजान। वे खुद से पूछते, क्या यही मेरी ज़िंदगी है? क्यों मैं ऐसे ही मर जाऊंगा? तो भी सबसे गहरे अंधेरे में भी रोशनी की एक किरण रास्ता दिखा देती है। जॉर्डन के लिए वो रोशनी संगीत था। बेघरपन के दिनों में भी जब उनके पास खाने को कुछ नहीं होता था, तब भी वे गुनगुनाते रहते। एक टूटा फूटा गिटार उन्हें कहीं से मिला। उस गिटार पे वे ऐसे धुन बनाते जैसे दर्द को सुरों में बदल रहे हों। सड़क पर लोग रुककर उनकी आवाज़ सुनते, कोई सिक्का डाल देता, कोई मुस्कुराकर बढ़ जाता। जॉर्डन ने पहली बार महसूस किया कि भले ही जिंदगी ने उन्हें सब कुछ छीन लिया हो, लेकिन एक चीज़ अब भी उनके पास है, उनकी आवाज़। एक दिन जब जॉर्डन सड़क किनारे गा रहे थे, एक बुजुर्ग महिला ने उन्हें सुना। वो उनके पास आई और बोली, बेटा, तुम्हारी आवाज़ बहुत अनमोल है, इसे बर्बाद मत करो, इसे दुनिया को सुनाओ। ये शब्द जॉर्डन के दिल को छू गए। उन्होंने तय किया कि अब वे अपनी लत से लड़ेंगे। आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने खुद को एक नई शुरुआत देने का फैसला किया। रिहेब सेंटर में दाखिला लेना, नशे से बाहर आना और खुद को संभालना, ये सब आसान नहीं था। कई बार वे टूटे, कई बार हार मानने का मन हुआ, लेकिन हर बार संगीत ने उन्हें खड़ा कर लिया। नशा छोड़ने के बाद जॉर्डन ने पूरी तरह संगीत को अपना लिया। उन्होंने छोटे छोटे आयोजनों में गाना शुरू किया, कभी चर्च में, कभी दोस्तों की पार्टियों में। उनकी आवाज़ में दर्द था, लेकिन वही दर्द लोगों को खींचता था। लोग कहते, इस लड़के की आवाज़ सीधी दिलों को छू जाती है। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास लौटने लगा। उन्होंने अपने गानों को रिकॉर्ड करना शुरू किया और सोशल मीडिया पर डालना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी पहचान बनने लगी। किसी ने उन्हें कहा, तुम्हें अमेरिका इज गॉट टैलेंट में जाना चाहिए। पहले तो जॉर्डन हंसे, क्या मैं भी इतने बड़े मंच पर? लेकिन फिर उन्होंने सोचा, क्यों नहीं, जब मैं सड़क से उठकर यहाँ तक आ सकता हूँ तो उस मंच तक क्यों नहीं। उन्होंने ऑडिशन दिया। उनकी आवाज़ और उनकी कहानी ने जजों को भावुक कर दिया। हजारों लोगों के बीच खड़े होकर गाना गाना आसान नहीं था, लेकिन जॉर्डन ने दिल से गाया। एजीटी के मंच पर जॉर्डन ने जो गाया वह सिर्फ सुर नहीं था, बल्कि उनका पूरा जीवन था। हर सुर में उनकी पीड़ा झलक रही थी, हर शब्द में उनकी जंग की कहानी थी। दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाई। जजों ने कहा, तुम्हारी आवाज़ में सच्चाई है। जॉर्डन के लिए ये सिर्फ एक शो नहीं था, ये उनकी जीत थी। नशे पर जीत, गरीबी पर जीत और सबसे बढ़कर अपने डर पर जीत। जॉर्डन की पूरी जिंदगी का सार यही है कि मूव ऑन। उन्होंने अतीत को पीछे छोड़ा, दर्द को ताकत बनाए, असफलता को सफलता की सीढ़ी बनाए। आज जॉर्डन ब्लू लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। वो गाते हैं, लेकिन उनके गानों में सिर्फ संगीत नहीं, बल्कि जीवन का संदेश छिपा होता है। जॉर्डन ब्लू की कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, इंसान अगर ठान ले तो जिंदगी को बदल सकता है। बेघरपन, नशा, गरीबी, इनके सब के बावजूद जॉर्डन ने अपने जीवन को नई दिशा दी, और यही है असली जीत। उनकी आवाज़ आज भी गूंजती है। डोंट स्टे स्टक इन योर पास्ट, मूव ऑन, द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर योर सॉन्ग। भारत की धरती पर हजारों प्रेरक व्यक्ति जन्मे हैं, लेकिन कुछ कहानियाँ इतनी संघर्षपूर्ण होती है कि वे इंसान के जीवन का नया अर्थ सिखा जाती। यह कहानी है कल्पना सरोज की, एक ऐसी स्त्री की जिसने समाज की बेड़ियों, गरीबी, जातिगत भेदभाव, बाल विवाह, घरेलू हिंसा और आत्महत्या तक के कगार से उठकर सफलता, आत्मनिर्भरता और उद्योग जगत की ऊंचाइयों को छू लिया। आज वे भारत की सेल्फ मेड महिला उद्यमी के रूप में जानी जाती है। कभी सिर्फ 2 रुपये की मजदूरी करने वाली लड़की ने बाद में करोड़ों की कंपनी कामिनी ट्यूब्स को दिवालिया होने से बचाकर पुनर्जीवित किया है। 2013 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया, लेकिन यह सफलता अचानक नहीं मिली। इसके पीछे आंसुओं, अपमान, मेहनत और अडिग जज्बे की लंबी दास्तान आई है। सरोज का जन्म 1961 में महाराष्ट्र के अकोला जिले के एक छोटे से गांव रोपरखेड़ा में हुआ। वे एक दलित परिवार से भी। उनके पिता एक साधारण पुलिस हवलदार थे, जिनकी आमदनी इतनी कम थी कि परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। गांव का वातावरण जातिगत भेदभाव से भरा हुआ था। दलित होने के कारण उन्हें और उनके परिवार को अक्सर अपमान सहना पड़ा। कल्पना बचपन से ही तेज तर्रार, मेहनती और सपने देखने वाली लड़की थी। उन्हें पढ़ाई से गहरा लगाव था। वे चाहती थी कि पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करे, लेकिन उस समय की सामाजिक स्थिति ये लड़कियों के लिए कुछ और ही तय कर ले थी। कल्पना जब स्कूल जाती
तो उन्हें अक्सर भेदभाव का सामना करना पड़ता। दलित बच्चों को स्कूल में पिछली पंक्ति में बिठाया जाता। शिक्षक और सहपाठी भी कई बार अलग नज़र से देखते। फिर भी वे पढ़ाई में अच्छी थी, उनका मन किताबों में रमता था। वे डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन समाज की सोच अलग थी। गांव के लोग की नज़र में लड़कियों का जीवन सिर्फ शादी और घर तक सीमित था। केवल 12 साल की उम्र में जब एक बच्ची को खेलना कूदना चाहिए, कल्पना की शादी कर दी गई। उनका विवाह मुंबई के एक झुग्गी बस्ती में रहने वाले लड़के से हुए। मुंबई जैसी बड़ी जगह में भी वे एकदम घुटन भरे माहौल में रहती। झुग्गी की गंदी तंग गलियां, गरीबी, अपमान और घरेलू हिंसा, यही उनकी नई जिंदगी बन गई। पति और ससुराल वाले उन्हें अक्सर मारते पीटते, छोटी छोटी बातों पर अपमानित करते। कल्पना की शादीशुदा जिंदगी पूरी तरह कड़वी थी। उन्हें खाना नहीं मिलता, मारपीट सहनी पड़ती और हर रोज नए अपमान का सामना करना पड़ता। उनका शरीर नन्हा था, लेकिन जीवन का बोझ बहुत भारी था। महज 16 साल की उम्र में वे इतनी टूटी हुई कि उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन भगवान ने शायद उनके लिए कोई और ही राह लिखी थी। प्रयास असफल रहा और वे बच गई। लगातार हिंसा और अपमान से तंग आकर कल्पना ने मायके लौटने का फैसला किया। उनके पिता उन्हें वापस ले आए, लेकिन गांव में उनका स्वागत तानों और आलोचना से हुआ। शादी होकर आई लड़की वापस क्यों आ गई? पति का घर छोड़कर लौट आई, समाज क्या कहेगा? कल्पना समाज के इन तानों से टूट चुकी थी, लेकिन इस बार उन्होंने हार मानने की बजाय जीने का नया कारण ढूंढा। 16 साल की उम्र में आत्महत्या की कोशिश के बाद कल्पना को एक बात गहराई से समझ आई, मरने से समस्या खत्म नहीं होते, उन्हें जीकर दोहराना पड़ता है। यही से उनके जीवन में मोड़ आया। उन्होंने तय किया कि अब वे किसी के तानों को या अपमान की परवाह नहीं करेगी। वे जिएगी और इतना जिएगी कि दुनिया उन्हें देखकर सीखेगी। जीवन को नया मोड़ देने के लिए कल्पना मुंबई लौट आई। मुंबई में शुरुआत बेहद कठिन थी। उनके पास न तो पैसा था, न रहने की जगह। उन्होंने सिलाई का काम शुरू किया। सिलाई मशीन पर बैठकर वे कपड़े सीती और थोड़े पैसे कमाती। बाद में उन्होंने और फर्नीचर बनाने जैसे काम भी सीखे। शुरुआती दिनों में उन्हें 2 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी मिलती थी। मुंबई जैसे महंगे शहर में इतनी पैसों की गुजारा मुश्किल था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे दिन रात मेहनत करती। पढ़ाई का शौक अभी भी उनके दिल में था। खाली समय में किताबें पढ़ती। धीरे धीरे उन्होंने छोटे छोटे काम करके थोड़ा पैसा जमा करना शुरू किया। मुंबई की चहल पहल ने उन्हें नया आत्मविश्वास दिया। उन्होंने खुद से कहा, अगर मैं मेहनत कर सकती हूँ तो मैं आगे भी बढ़ सकती हूँ, मुझे रोकने वाला कोई नहीं। यहीं से उनका असली उद्यमी बनने का सफर शुरू हुआ। कल्पना ने सरकारी योजना से लोन लेकर एक बुटीक शुरू किया। धीरे धीरे उनकी पहचान बढ़ी। लोग उनकी मेहनत और ईमानदारी को पहचानने लगे। इसके बाद उन्होंने रियल एस्टेट में और छोटे मोटे व्यापार में भी कदम रखा। साल 2000 में उन्होंने जिंदगी का सबसे बड़ा मौका मिला। कामिनी ट्यूब्स एलटीडी नाम की एक बड़ी कंपनी आर्थिक संकट में थी। यह कंपनी मजदूरों के वेतन और कर्ज न चुका पाने की वजह से बंद होने की कगार पर थी। कल्पना सरोज ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने इस कंपनी को संभालने का फैसला किया। आसान नहीं था, हजारों करोड़ों का कर्ज, मजदूरों की नाराजगी और टूटता हुआ ढांचा, लेकिन उन्होंने कदम पीछे नहीं खींचा। कल्पना ने मजदूरों से सीधे संवाद किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कंपनी को फिर से जिंदा किया जाएगा। उन्होंने नई रणनीति बनाई, मशीन दुरुस्ती, अनुशासन लाया, कर्ज को किस्तों में चुकाने की योजना बनाई, को परिवार की तरह जोड़ा। धीरे धीरे कंपनी के हालात सुधरने लगे। कई साल की मेहनत और संघर्ष के बाद कामिनी ट्यूब फिर से खड़ी हो गई। जहां एक वक्त कंपनी बंद होने के कगार पर थी, वहीं कल्पना सरोज ने उसे करोड़ों की कंपनी बना दी है। सिर्फ व्यापार ही नहीं, कल्पना समाज सेवा में भी आगे बढ़ी। वे दलित और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई। उन्होंने कहा, मैंने जो दर्द झेला है वह किसी और लड़की को न झेलना पड़े। 2013 में भारत सरकार ने कल्पना सरोज को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। ये सम्मान केवल उनके लिए नहीं था, बल्कि उन सभी महिलाओं और गरीब परिवारों के लिए था जो सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं। पहली सेल्फ मेड दलित वुमन एंटरप्रेन्योर मानी जाती है। उनकी कहानी हर उस इंसान के लिए सबक है जो जीवन की कठिनाइयों से हार मान लेते हैं। कल्पना सरोज की जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि गरीबी, जातिगत भेदभाव और अपमान सब पर जीत पाई जा सकती है। असफलता अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत का नाम है। आत्महत्या कभी समाधान नहीं, बल्कि जीना ही असली साहस है। 11 सितंबर 2001 यह तारीख सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में दर्द,
और आतंकी मिसाइल है। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुई आतंकवादी हमले ने हजारों जिंदगियां निगल ली, लेकिन इन्हीं मलबों पर जलती हुई आग से एक ऐसी स्त्री निकली जिसने न केवल मौत को हराया बल्कि जीवन को नया अर्थ भी दिया। यह कहानी है लोरेन की। 32% तक जल गई थी पर फिर भी जिंदा रही। वही महिला जिसने दर्द को ताकत में बदलकर पूरी दुनिया को सिखाया कि असली शक्ति हमारे भीतर होती है। लोरेन न्यूयॉर्क की एक सामान्य कोऑपरेटिव महिला थी। वो अपने काम, परिवार और दोस्तों में व्यस्त रहती। उनका जीवन आम और खुशहाल था, लेकिन 11 सितंबर 2001 उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उस दिन सुबह लोरेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में काम पर पहुंची। लिफ्ट के पास कदम रखते ही अचानक एक तेज धमाका हुआ। वह समझ ही नहीं पाई कि यह क्या हुआ। सिर्फ इतना महसूस हुआ कि चारों तरफ आग और धुआं फैल गया है। धमाके के तुरंत बाद आग की लपेट लिफ्ट शाफ्ट से बाहर आई और सीधे लोरेन को अपनी गिरफ्त में ले लिया। कुछ ही सेकंड के में उनका शरीर आग की लपटों से घिर गया। वो 42% तक जल चुकी थी और घबराहट के बीच उन्होंने बस एक बात सोची, मुझे जीना है। लोरेन बुरी तरह जल चुकी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। किसी तरह घिसटते घिसटते बाहर निकलने लगी। लोग चारों तरफ भाग रहे थे, अफरा तफरी थी, लेकिन किसी ने उन्हें देखा और मदद के लिए आगे लाया। लोरेन को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा उनके बचने की संभावना बहुत कम है, लेकिन लोरेन ने जिंदा रहने की ठानी थी। महीनों तक वह दर्दनाक इलाज से गुजरी। हर दिन उनका शरीर और मन नई चुनौती से गुजरता। सिर्फ शारीरिक दर्द ही नहीं, मानसिक आघात भी बहुत गहरा था। चेहरे और शरीर के जल जाने से आत्मविश्वास टूट सकता था, लेकिन लोरेन ने सोचा, अगर मैं जिंदा बची हूँ तो इसका कोई कारण है। यही सोच उन्हें हर दिन लड़ने की ताकत देती रही। इस कठिन समय में उनका परिवार उनके साथ था। पति और बच्चों ने उन्हें हिम्मत दी। लोरेन कहती, मेरे परिवार का प्यार ही मेरी असली दवा है। लोरेन ने अपने अनुभवों और संघर्षों को एक किताब में लिखा है, मेजर स्ट्रेंथ। इस किताब में उन्होंने बताया कि कैसे इंसान की असली ताकत उसका मन होता है। शरीर टूट सकता है, लेकिन आत्मा अगर मजबूत है तो सब संभव है। जलने की दर्दनाक घटना के बाद लोरेन ने अपनी पहचान बदली। वह एक प्रेरक कथा मोटिवेशनल स्पीकर बन गई। वह अस्पतालों में, कोऑपरेटिव इवेंट्स और यूनिवर्सिटी में जाकर लोगों को संदेश देती कि जीवन कभी भी खत्म नहीं होता जब तक आप हार नहीं मानते। लोरेन की कहानी दुनिया के लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने साबित किया कि हम अपने दर्द से हार नहीं सकते। हर इंसान में मेजर स्ट्रेंथ छुपी होती है। हाथ से जिंदगी को तोड़ सकते हैं, लेकिन इंसान चाहे तो फिर से खड़ा हो सकता है। युद्ध इंसानियत की सबसे बड़ी हार है। गोली, बारूद और बम सिर्फ घरों को नहीं, बल्कि सपनों, रिश्तों और मासूम बचपन को भी राख बना देते हैं। ब्रुसेल युद्ध भी ऐसा ही एक भयावह दौर था जिसने लाखों लोगों की जान ली और अनगिनत परिवारों को उजाड़ दिया। इस खून और राख के बीच एक छोटी सी लड़की थी, माजा कजाची। वो उस समय केवल 16 साल की थी जब एक बम धमाके ने उसकी पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया। उस हादसे ने न केवल उसके दोस्तों को छीन लिया, बल्कि उसके शरीर का हिस्सा भी ले लिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वे मोटिवेशनल स्पीकर और होप की आवाज। माजा का जन्म ब्रोशिया में हुआ। उनका बचपन आम बच्चों की तरह हंसी, खेल और सपनों से भरा हुआ था। ब्रोशिया अपनी सुंदर पहाड़ी, नदियों और संस्कृति के लिए मशहूर था, लेकिन धीरे धीरे राजनीति और जातीय तनाव ने आग पकड़ी। 1992 में ब्रोशिया युद्ध शुरू हो गया। धीरे धीरे माजा का बचपन बंदूक की गोलियों और बम धमाकों के बीच गिर गया। स्कूल बंद हो गई, घरों से लोग पलायन करने लगे। माजा अक्सर सोचती, हम क्यों लड़ रहे हैं, क्यों लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। का एक दिन माजा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गया। वो अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी, तभी अचानक एक मोटर सेल फटा। चारों तरफ चीख पुकार, खून और मत बिखर गया। उस धमाके में उनके सारे दोस्त मारे गए। माजा गंभीर रूप से घायल हो गई। उनके पैरों में गहरे जख्म आए और बाद में उनका एक पैर काटना पड़ा। माजा महीनों तक अस्पताल में रही। दर्द, चीख और अकेलापन उनके साथी बन गए। उन्होंने अपने दोस्तों को खो दिया था, शरीर का हिस्सा खो दिया था और जीने की इच्छा भी खोने लगी थी। लेकिन उनके दिल की गहराई में एक छोटी सी आवाज कहती रहती थी, तुम्हें जीना है।
यूरोशिया को तोड़ दिया था। माजा को इलाज और नई जिंदगी की तलाश में अमेरिका भेजा गया। वहाँ भी शुरुआती आसान नहीं थी। नई भाषा, नई संस्कृति और शारीरिक दर्द, सब कुछ भारी था, लेकिन उन्होंने फैसला किया, अगर मैं बची हूँ तो मुझे अपने जीवन को अर्थ देना होगा। अमेरिका में माजा को कृत्रिम पैर मिला। शुरुआत में चलना बहुत मुश्किल था, गिरना, दर्द, बार बार अभ्यास, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उन्होंने चलना, दौड़ना और सामान्य जीवन जीना सीख लिया। माजा ने अमेरिका में पढ़ाई की। उन्होंने फिजियोलॉजी में डिग्री ली। उन्होंने समझा कि सिर्फ शरीर का दर्द ही सबसे बड़ा जख्म नहीं होता, बल्कि मानसिक घाव इंसान को अंदर से तोड़ते हैं। इसलिए उन्होंने दूसरों को मानसिक ताकत देने का संकल्प लिया। धीरे धीरे माजा ने अपनी कहानी दूसरों को सुनानी शुरू की। वह अस्पतालों, स्कूलों और सम्मेलनों में जाकर बताती कि कैसे उन्होंने दर्द और युद्ध से लड़ाई लड़ी। लोग उनकी कहानी सुनकर रोते और फिर अपने जीवन के लिए हिम्मत जुटाते। माजा की जिंदगी में एक और मोड़ आया जब उन्होंने थेरेपी डॉग रोजी को अपनाया। रोजी ने उन्हें मानसिक रूप से संभाला। दोनों एक दूसरे के साथी बन गए। रोजी के साथ रहकर माजा ने महसूस किया कि प्यार और साथ किसी भी दर्द को कम कर सकता है। टिक पैर के साथ माजा ने दौड़ और खेल में हिस्सा लेना शुरू किया। वो सिर्फ चलने तक सीमित नहीं रही, बल्कि रेसों में दौड़ने लगी। उन्होंने खुद को साबित किया कि इंसान की सीमा वही है जो वह खुद तय करता है। माजा ने दुनिया को सिखाया कि युद्ध शरीर को तोड़ सकता है, लेकिन आत्मा को नहीं। दोस्त खो सकते हैं, लेकिन उम्मीद नहीं। पैरों की जगह मशीन आ सकती है, लेकिन सपनों की जगह कोई नहीं ले सकता। आज माजा मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जानी जाती है। वह पीमेटिक स्टेट डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों को संभालती है। वह विकलांग बच्चों और यूथ से पीड़ित परिवारों की हिम्मत देती है। माजा कहती है, स्ट्रेंथ इज नॉट मेजर्ड बाय वाइट यू कैन लिफ्ट, बट वाई वाइट यू कैन एंड्योर। ताकत का माप इस बात से नहीं होता कि आप कितना उठा सकते हैं, बल्कि इस बात से होता है कि आप कितना सह सकते हैं। उनकी कहानी हर उस इंसान के लिए मिसाल है जिसने दर्द, युद्ध, हादसा या अपमान झेला है। की जिंदगी हमें यही सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी बुरे हों, इंसान खुद को नया बना सकता है। युद्ध इंसान को तोड़ता है, लेकिन प्यार और उम्मीद